हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो ठीक है साथियों, आपको पता है जो हम संस्कृत और हिंदी का जो पीवाईक्यू है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों आज जो है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर हिंदी का वो कैसा आया था उस पर बात करेंगे। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुई, परसेंट रिपीट हुआ है। देखिए प्रीवियस ईयर करने का सीधा मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं, किस हद तक ये समझ पा रहे हैं कि हाँ जो क्वेश्चन आए वो कितने परसेंट रिपीट हुए और हमें कैसे चीज़ों को पढ़ना है। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया गया तो 4 में से कौन है दे दिया, या इनमें से कौन है नहीं दे दिया, फिर 4 लिख दिए, ये कैसे व्यंजन, तो मतलब किस तरह से पूछा जा सकता है, ये हमें इस पर काम करना है। अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, संयुक्त हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। और साथियों फिर जो ये 22 का जो क्वेश्चन पेपर है शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे-कैसे चीज़ें हैं। और आपको पता है ये जो हमारा एप्लीकेशन है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी पीडीएफ नोट या जो भी मॉक वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए, तो आप हमारा जो प्ले स्टोर से है ये सुमित चौधरी नाम का एप्लीकेशन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए बढ़िया तरीके से। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। सीटेट से रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड जो भी क्लासेस चल रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से शुरू करिए। ये आप जब चौधरी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे। और हम शुरू करते हैं 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था हिंदी का, उसका जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, तो उसका जो पहला प्रश्न क्या है, कैसा है, उस पे बात करते हैं। ठीक है साथियों? देखते हैं। अंतस्थ तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रही थी मैं। अंतस्थ व्यंजन पे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है? कह रहा है अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। अब आपको पता है कि या, रा, ला ये अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? तो कितनी है? 4, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है या क्या है? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है कि मूर्धा के आधार पर कंठ, मूर्धा, ताल, ओष्ठ के आधार पर जो-जो व्यंजन होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई है कि संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। आप सही से आप लोग काउंट करके भी देख लेंगे। का, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ट, ड, ण, सा से माँ तक की जो भी होता है, वो सारे परसेंट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा महाप्राण नहीं है? ये बहुत बढ़िया। क्या होता है, जो जैसे लिखा का, ख, ग, घ वाली लाइन हमने पूरी लिखी, का, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है? तो इसमें जो दूसरे 2 नंबर पे आएगा, जो 4 नंबर पे आएगा, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है और जो 1, 3, 5 होता है, वो अल्पप्राण होता है। तो ऐसे करके आप समझ के याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद है, आप जैसे समझ सकते हैं कि दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। अब देख लीजिए दूसरा, चौथा कौन-सा नहीं है, जो दूसरा, चौथा नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि महाप्राण नहीं बताना। तो ये दूसरा है तो महाप्राण है, ये भी दूसरा है महाप्राण और चौथा ये भी दूसरा है, लेकिन ये नहीं है, ये अल्पप्राण। पहला, तीसरा, पाँचवाँ होता है, वो अल्पप्राण होता है, ठीक है? फिर क्रस शब्द का विलोम क्या होगा? क्रस शब्द का विलोम क्या होगा? ये आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं कि क्रस शब्द का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होता है? क्रस का जो होता है वो शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। इनमें से कौन-सा भाषाई कौशल नहीं है? भाषा के कौशल कौन-कौन से आप लोगों ने पढ़े हैं? बताइए ज़रा, आप लोगों ने कौन-कौन से पढ़े हैं भाषा के कौशल? श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, पठन कौशल होता है और लेखन कौशल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो ये गद्य जो है भाषा का कौशल नहीं है। फिर कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? तो साथियों पता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या बहुत ही अल्प समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हस्व क्या होता है? हस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुस स्वर होता है। तो हस्व स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा लगता है, प्लुस स्वर में उससे भी 2 गुना समय लगता है। तो ये आप जो डेफिनिशन है लिख लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हस्व स्वर कहते हैं, बस इतना ही लिखेंगे।
और एग्जाम्पल लिख देंगे। फिर साथ में आगे बात करते हैं सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए कि सुधा का क्या अर्थ होता है और पंकज का क्या अर्थ। तो 1 नंबर का है तिलक उत्तरी है, इतना डिटेल में आपको नहीं लिखनी है, ठीक है? ये मतलब ऐसे इसमें ऐड कर दिया गया आंसर, आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मतलब सुधा का सीधे सुधा ऐसे जो भी शब्द दिए हैं ऐसे अर्थ लिखेंगे, सुधा एस लगा के उसका अर्थ और क्या दिया है पंकज, ठीक है? का होता है अमृत, ठीक है? और पंकज का क्या अर्थ होता है कमल, का फूल जो होता है वो पंकज का, ये सब पर्यायवाची होते हैं। कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो कारक चिन्ह आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं, क्रिया के साथ सीधा संबंध दिखाने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है, कारक चिन्ह कहा जाता है। और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? आपको पता है, कर्ता ने कर्म को तो ऐसे लिख के फिर उसका एक कोई एग्जाम्पल दे देंगे और वो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने 7 लगा दिया था, नहीं हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम, कि जो हम अभिव्यक्त करते हैं कोई भी चीज, वो उसका माध्यम क्या होता है? तो या तो हम अगर मेरे दिमाग में मेरे मन में जो है उसको हम अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं आपके सामने, तो कैसे करेंगे? या तो बोलकर अपनी बातों को जो भी है मन में वो एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, या तो लिखकर अभिव्यक्त करेंगे, जैसे आप लोग मैसेज करके कर बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो क्या होगा, लिखकर और पढ़कर, ये होगा इसमें। साथ में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें लिख दिया गया है ये ग्रहणात्मक है और ये ग्रहणात्मक कौशल में आता है और ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका ये होगा, ये वाला नहीं होगा। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट की, आप नाम से स्पष्ट है कि जब हम बोलते लिखते समय कहीं पर ठहराव रुकते हैं या ठहराव की जरूरत होती है, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठहरना कहते हैं। जो चिन्ह लिखते बोलते पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या ठहराव के लिए प्रयोग किए, जो चिन्ह ठहराव के लिखते या बोलते समय जो चिन्ह ठहराव के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है? और 1-2 के अगर कहे नहीं, 1 नंबर में है, बस परिभाषा ही लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर कह रहा है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये एमसीक्यू से बन जाता है, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है लेखन में, पठन में, ऐसे करके ऑप्शन बना दे। तो लेखन विधि में किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि में 3 से 6 वर्ष, ये भी ए लाइन इंपॉर्टेंट, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी है। इस विधि में सबसे पहले बच्चों को रेखाएं खींचने में उनके हाथ साधने लगे, तब मतलब बच्चे पहले टेढ़ी यानी जैसे भी रेखाएं खींचे, फिर उसके बाद जब वो उनके मतलब पेंसिल करने के लिए वो सध जाए, उनके हाथ थोड़ा सेट हो पाए, तब क्या अक्षर बनवाने का प्रयास करवाना चाहिए और सिखाना चाहिए। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है, बस जब तो किस विधि में किया जाता है पता। फिर से वही ये क्वेश्चन रिपीट, वही चीजें लिखनी। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लेखन शिक्षण का, अब ये तो आप जरूरी नहीं जो यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे जो है आपको वही लिखना है, सेम लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना। आप लेखन कौशल समझते हैं, पठन कौशल समझते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि लेखन कौशल तो ये राइटिंग स्किल होती है, उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं लिखना, आप अपने आप से लिख के आएंगे, फिर भी आपको फुल मार्क्स। थोड़ा बढ़िया तरीका होना चाहिए। भावों में विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में, इसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास एवं उसकी आत्म प्रकाशन तथा निर्णय शक्ति को प्रभावपूर्ण बनाना है। इसमें से जो चीजें आपको सही लगे, आसान लगे, तो बच्चे का विकास करना है, बस वो सारी चीजें जोड़ के आप ये सोच के लिखिएगा कि बच्चे से कनेक्ट करके लिखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख का अर्थ महत्व बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्लासेस में भी पढ़ा, मैराथन में भी पढ़ा, सीटेट की जो क्लास मैंने कराई इसमें भी पढ़ाया, डीएलएड में भी। अब देखना क्या है कि लेखन कौशल क्या कह रहा है, श्रुत लेख, श्रुत सुनकर जो लिखा जाए वही श्रुत लेख है। जब शिक्षक है वो बोलता है, बच्चे लिखते हैं, सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर लिखते हैं, तो यही श्रुत लेख है, ठीक है? बस
उसका महत्व क्या है? या महत्व पे आप अगर सोचेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे। इससे बच्चे लिखना सीख जाते हैं और जो बच्चों की गलतियाँ कम हो जाती हैं, बच्चों की जो लेखन स्किल है उसका क्या बोलते हैं विकास होने लगता है। तो देखते हैं सुनकर लिखना, श्रुतलेख अध्यापक बोलता है अच्छा सुनकर लिखते हैं, वाक्यांश को लिखता है, श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का तो महत्व होता है किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता, इसमें भाषा की शुद्धता इंपॉर्टेंट है। श्रुतलेख का मतलब सुंदर लेख होता है लेकिन इसमें शुद्ध कितना है जोड़ दिया जाता है। श्रुतलेख से श्रवण कौशल का विकास होता है, ये लाइन आप जरूर लिख दीजिएगा। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, इनके नाम लिखिए। उष्म होगा क्या है, वो वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्म अर्थात गर्म वायु बाहर की ओर निकले, बस इतने लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उच्चारण करते समय गर्म वायु हमारे मुंह से बाहर निकले उन्हें ऊष्म कहते हैं। बस ये 4 बताए गए हैं, ये आप लिखिए। अच्छा फिर है देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप सारे पढ़ें, लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5-6 पॉइंट एग्जैक्ट बढ़िया तरीके से अगर आप लिखते हैं तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। किसी भी भाषा को साधारण रूप में लिखना लिपि कहलाता है। किसी ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वही लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वह देवनागरी। देखो कि वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता होती है, वर्ण जो विभाजन है उसी तरीके से हम ये जो बताया गया है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है, सही बात है। अगर हमने पा कहा तो पा ये ध्वनि चिन्ह है, पा ध्वनि चिन्ह है, ठीक है। अपवर्तनीय उच्चारण होता है, मतलब एक बार स्पष्ट उच्चारण जो है वही उच्चारण है। उच्चारण लेखन में एक रूपता होती है, वर्णात्मक लिपि होती है, समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता और एक गत्यात्मक लिपि है और स्पष्टता होती है, नियमबद्धता होती है। तो आप इस तरीके से कुछ पॉइंट्स को याद रखेंगे, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। विलोम तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का उदाहरण से समझाइए। सबसे पहले विलोम क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको विपरीतार्थक नाम से भी जाना जाता है। समानार्थी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समानार्थी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं विपरीतार्थक या विलोम। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। फिर क्या पूछा है, हाँ तुकांत, जिनका तुक एक जैसा हो बोलने पर, जैसे सबका विपरीत अर्थ बताने वाले आप लिख लेंगे, जैसे अस्त का उदय, ठीक है। तुकांत शब्द क्या होते हैं, तुकांत शब्दों को हिंदी भाषा में ऐसे 2 शब्दों के रूप में जाना जिनके अंत का वर्ण समान हो, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, ऐसे करके जो बोलते हैं जिसकी टोन एक जैसी हो, आप ऐसे समझ क्लियर कनेक्ट करके इन शब्दों में पढ़ना और लिखना का अंतिम वर्ण क्या है, ये आपको समझाना नहीं है। समानार्थी देखिए, वे सब जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी कहलाते हैं, जिन्हें पर्यायवाची नाम से भी जाना जाता है। पर्यायवाची समानार्थी एक ही बात है, आप लोग अलग मत समझिएगा, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे कमल के अगर लिखे तो पंकज, सरोज, जलज, ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हैं, समानार्थी। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है, ये जो है अनुस्वार क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। अनुस्वार वे व्यंजन है जो स्वर के बाद आते हैं, नाक से अनुस्वार की आवाज निकलती है, जैसे पसंद जो है अनुस्वार बोलते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, अंग की मात्रा। अनुनासिक क्या है, जो चंद्र बिंदु होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं, जो अंग की मात्रा वो नॉर्मल बिंदु होता है। बस ये ध्यान रखिए तो आप लिख। जिनके मुख से अधिक तथा नासिका से कम निकलती है, कांव, कांच, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और आपको पता है कि ये 25 मार्क्स का पेपर होता है और 18 ही क्वेश्चन। तो साथियों ठीक है, आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप इतना करके आप बार बार देख रहे हैं वही सारे क्वेश्चन, वही विराम, कारक चिन्ह और वही एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन, तो पेपर बहुत बढ़िया आता है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तब भी आप 90% अच्छा पेपर करेंगे, ठीक है साथियों। आप सारे जो भी हैं प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।